दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों आज जो मैं यह वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने आप को एक STET 19 के मेरिट अभ्यर्थी या फिर नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी से ऊपर उठ के देखिएगा और ख़ुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं क्या उनका मानसिक स्थिति सही है। मैं आपको इस वीडियो में दो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। एक नोटिफिकेशन STET 2011 का होगा और एक नोटिफिकेशन STET 2019 का हो। दोनों नोटिफिकेशन का कंपैरिजन करने के बाद और शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसको देखने के बाद आप लोग खुद यह डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपके माननीय शिक्षा मंत्री कहलाने लायक हैं, शिक्षा मंत्री बनने लायक है। ये फैसला आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले देखिए STET 2011 का ये नोटिफिकेशन है। उस टाइम एग्ज़ाम भी ऑफलाइन हुआ था, फॉर्म भी ऑफलाइन भराया गया था और ये उसी का नोटिफिकेशन है जो उस समय STET 2011 के लिए जारी किया गया था। इसमें देखिए जो बातें कही गई है, फर्स्ट पॉइंट है कि एग्ज़ाम का कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, संरचना किस तरह से रहेगी, उसके बाद कितना कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस नोटिफिकेशन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आवेदन पत्र। इसके अलावा देखिए इसमें जो बातें कही गई है, इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा कि उस समय इसका शुल्क कितना रखा गया था, इसके अलावा इसको किस तरह से आपको भरना है। साथ ही साथ यह फॉर्म भरने के लिए आपके पास न्यूनतम आहारता यानी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए थी, ये है। साथ ही साथ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए जो कंडीशंस है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो रिजर्वेशन में छूट होता है, साथ ही जो एज आपका होना चाहिए, इसके अलावा जो ज़िला बार कोड होता है, हर ज़िला का अपना अलग अलग कोड है, ये कोड आपको इसमें दिया गया है। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है परीक्षा का विषय और इसके अलावा क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कितना कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दिया गया है। और अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको फॉर्म भरने समय ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये था आपका STET 2011 का नोटिफिकेशन। आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया, लेकिन आपको इसमें दो बातें कहीं दिखी नहीं होगी। पहला, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का चर्चा नहीं किया गया है कि कितना सीट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। दूसरा, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी चयन की प्रक्रिया नहीं दी गई है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक पात्रता परीक्षा है। ये एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है, इसीलिए इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीट का चर्चा नहीं है और कहीं भी चयन प्रक्रिया की चर्चा नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि किसी भी पात्रता परीक्षा में सीट डिक्लेयर नहीं किया जाता है और साथ ही साथ किस तरह से उनका चयन होगा ये भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ये चीज़ें, दो चीज़ें, पहला सीट और दूसरा चयन प्रक्रिया उस एग्ज़ाम में डिक्लेयर किया जाता है जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है। वहीं अगर आप STET 2019 के नोटिफिकेशन पे आएंगे तो इसका जो पहला दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड ही चीख के कह रहा है कि यह एग्ज़ाम एक पात्रता परीक्षा ना होकर के यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट पॉइंट में ही इस नोटिफिकेशन में सीट की चर्चा की गई है। देख सकते हैं आप लोग कि पेपर फर्स्ट के लिए सीट की चर्चा की गई है और पेपर सेकंड के लिए सीट की चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है इसमें चयन की प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है। यानी कि यह जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में किन लोगों को सर्टिफिकेट देना है, इसका चयन किस तरह से किया जाएगा। और जब भी किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का पर्पस होता है चयन, तो वो एग्ज़ाम पात्रता एग्ज़ाम ना रह करके एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम बन जाता है। यही दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड, जो STET 19 को STET 11 से अलग करता है।
इसके बाद अगर आप पूरे नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में भी वही सारी बातें दी गई है जो STET 2011 के नोटिफिकेशन में दिया गया था। इसके अलावा और कोई पॉइंट इसमें अलग से नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि STET 2011 एक पात्रता परीक्षा थी, लेकिन STET 2019 एक पात्रता परीक्षा ना होकर के एक कंपैरेटिव नेचर का एग्जामिनेशन था। और इस एग्जामिनेशन का उद्देश्य था कि जितनी हमारे पास रिक्तियां हैं, जितने हमारे पास सीट है, इतने ही लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाए। और इतने ही लोगों को सर्टिफिकेट देने के पीछे जो गवर्नमेंट का लॉजिक था, उस समय की गवर्नमेंट का लॉजिक, क्योंकि अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास ना तो शिक्षा है और ना ही समझ है, सिर्फ वो किसी के रहमो करम पे तलवा चाट के शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो उस समय के शिक्षा मंत्री ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो आप लोगों ने देखा है सीट से अधिक लोग पात्र हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग नियोजन इकाई में घूमते रहते हैं, कितनी बड़ी परेशानी होती है। तो जितना सीट उतना ही सर्टिफिकेट, मतलब कि जितने लोगों को हम एलिजिबल करेंगे उतने लोगों की जॉब पक्की रहेगी। लेकिन हमारे अखंड नासमझ शिक्षा मंत्री और उनके जड़ बुद्धि अधिकारियों ने इस नोटिफिकेशन पे इतना पानी फेरा है कि इसका दुर्गति हो गया है। चलिए, शिक्षा मंत्री तो एक नेता है और हमारे देश में नेताओं का इतिहास रहा है, उनके पास उतना समझ नहीं होता है। ये लोग येन केन प्रकारेण तलवा चाट के नेता बन जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो अधिकारी, जो IAS IPS बिहार आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी सभी के सभी जड़बुद्धि ही हैं, क्योंकि उन्हें भी एक नोटिफिकेशन का मतलब समझ में नहीं आता है। एक नोटिफिकेशन जो पूरी तरह से राज्यपाल के आदेश से निकाला जाता है, उस नोटिफिकेशन के प्रक्रिया को, उस नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को सीधे तौर पे झुठला देना कितना बड़ा अपराध है, ये इन आला अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकल के आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उनका कहना है कि हमसे गलती हुई है, हमसे यानी कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे और जो आला अधिकारी थे उनसे गलती हुई है और उन्होंने गलती से ये 2 पॉइंट इस नोटिफिकेशन में डाल दिया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरिट नॉट मेरिट से ऊपर उठ के ज़रा सा सोचिएगा जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर। माना कि आपके अधिकारियों ने ये 2 पॉइंट गलती से डाल दिया है, तो क्या आप इस गलती के लिए शिक्षा विभाग या BSEB के एक भी अधिकारी को सज़ा देंगे? क्या आपकी इतनी औकात है, क्या आपकी इतनी हैसियत है कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पनिशमेंट दे सकें? अगर आप अपने अधिकारियों को पनिशमेंट देने का हैसियत नहीं रखते हैं तो फिर आप आम अभ्यर्थियों को प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? आपका नोटिफिकेशन अगर गलत था, इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? और ये सिर्फ कहने की बातें हैं, नोटिफिकेशन कहीं से गलत नहीं था। उस समय के शिक्षा विभाग ने ये सोचा कि एक सही और एक अच्छी प्रक्रिया को अपनाया जाए ताकि जो बहाली है उसमें पारदर्शिता भी आ सके और साथ ही साथ कम समय में सही और सुचारू ढंग से बहाली प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, मुझे जो बातें आप लोगों के सामने रखनी थी मैंने आप लोगों से शेयर की। अब मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ये बात आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या आपके शिक्षा मंत्री और आपके शिक्षा विभाग का जो आला अधिकारी है उनके पास शिक्षा और समझ है, हाँ या ना? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।